बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़। लास्ट टाइम हमारा लेक्चर जो है वो सेंट्रलाइज़र ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्रुप जी तक था। हम इससे आनवर्ड पढ़ते हैं। आप लोग इस डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर पीपीएससी कि अगर हमारे पास एक ग्रुप जी है और उसका कोई एलिमेंट ले लें तो उसके सेंट्रलाइज़र से मुराद ये है कि वो तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स जो उस पार्टिकुलर एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करते हैं उस कलेक्शन को हम सेंट्रलाइज़र ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं। यानी ग्रुप के वो एलिमेंट जो उस ख़ास एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे होते हैं, ऐसी कलेक्शन को हम अगर इकट्ठे कर लें तो हमारे पास सेंट्रलाइज़र ऑफ दैट एलिमेंट होगा। इसकी नोटेशन ये है, और अगर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जाए तो आप इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट में बता देंगे कि इससे मीनिंग क्या है, क्योंकि ये डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट नोटेशन भी हो सकती है सेंट्रलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट। तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, आप इसको जहन में रख लेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डाईहाइड्रल ग्रुप है और चंद एलिमेंट्स का आपको सेंट्रलाइज़र जो है ये जहन में रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा था कि आर नाट जो है ये ओरिजिनल पोजीशन है। अगर आप स्क्वायर ले रहे हैं और उसकी रोटेशंस ले रहे हैं तो आर नाट जस्ट लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो सेंट्रलाइज़र है वो इट सेल्फ होल D4 आ रहा है। और अगर आप ये इन जनरल भी देख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ये हर के साथ ओवरऑल इसके साथ तमाम एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे होते हैं। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप ए इज़ इक्वल टू ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। तो ये यानी कि ए जो है फॉर ए बिलोंग्स टू जी, हमारे पास ये एक रिज़ल्ट बन जाता है कि जी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका सेंट्रलाइज़र कम्प्लीटली हमारे पास ग्रुप आ जाता है। लेकिन इस केस में ये है कि आप लोग जहन में रखेंगे कि आर नाट का सेंट्रलाइज़र जो D4 है। इसी तरीके से 180 है, उसका भी सेंट्रलाइज़र D4 है। सेंट्रलाइज़र ऑफ R90 आप कंप्यूट कर लेंगे, इसको जहन में रखेंगे, ठीक है। तो इनको आप डिटेल में ये कीप इन माइंड सो दैट कि अगर आप लोगों से ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाए तो आपको इसकी कंप्यूटेशन आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का सेंट्रलाइज़र क्या है। तो नेक्स्ट D4 के बाद अब ये बताते हैं कि आप किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जब आप उसका सेंट्रलाइज़र कंप्यूट करते हैं तो वो बेसिकली उस ग्रुप का सब ग्रुप होता है। यानी आप ग्रुप से एक एलिमेंट लेते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है, ए। अब ये है कि आप उस एलिमेंट का सेंट्रलाइज़र फाइंड आउट करें, ठीक है। उसका जो सेंट्रलाइज़र आएगा वो सब ग्रुप होगा इस जी का। और आपने ये देखा है कि आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए सेंट्रलाइज़र बाकी हो ना हो लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट तो लाजमी होता है उसके सेंट्रलाइज़र में। तो इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि अगर एक एलिमेंट जी है और वो ए के सेंट्रलाइज़र में आ रहा है तो उसका इन्वर्स भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। चूँकि ये सबसेट होगा जी का तो यहाँ पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होगा। तो सिमिलरली आप इसके फर्दर जो हैं इन्वर्सेस भी शोर हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट भी शोर है, एसोसिएटिविटी भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, यानी बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइंड है। तो इसके बाद आप इसको प्रूफ में जाके देख सकते हैं कि हमारे पास जो किसी भी एलिमेंट का सेंट्रलाइज़र होता है वो उसका सब ग्रुप होता है। तो इसकी डिटेल में स्टडी करें, ठीक है। इससे रिलेटेड डिफरेंट आप देख लें कि किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सेंट्रलाइज़र कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये आप गूगल से ज़रूर इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स आप देख लेंगे, ठीक है। तो एनी हो, इस थ्योरम 3.6 का मतलब यही है कि आपके पास कोई एलिमेंट है ग्रुप का तो उसका जो है आप जब सेंट्रलाइज़र फाइंड आउट करते हैं तो उस ग्रुप का सब ग्रुप वो बनाता है। इसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास ग्रुप जो है वो बिलियन होगा तो किसी भी एलिमेंट का जो सेंट्रलाइज़र है वो ओवरऑल ग्रुप आ जाता है। ये पॉइंट आप
जहन में रखेंगे। यानी अगर ये एमसीक्यूज बन सकता है कि आपके पास ग्रुप बिलियन है, तो अबिलियन के मीनिंग यही होते हैं कि हर एलिमेंट उसका जो है वो कम्यूट करता है। तो आप किसी भी एलिमेंट को आप चूज़ करेंगे तो उसके लिए तो सभी एलिमेंट सेंट्रलाइज़र में आ जाएंगे जी के, तो ओवरऑल जी आ जाता है। तो ये चीज़ आप लोग जहन में रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। उसके बाद ये भी आप देख सकते, फॉर एवरी एलिमेंट ए एफ अ ग्रुप जी, सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ सबसेट ऑफ सी। हाँ, ये पॉइंट आप जहन में रखेंगे कि एक देखिए कि किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंप्यूट करना के कम्यूट करते हैं की कलेक्शन, और पूरे एक ग्रुप के साथ जो कम्यूट करते हैं वो अगर आप कंप्यूट करें तो याद रखें कि ये जो है इसके अंदर कंटेन करता होगा। ये एक रिलेशन है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट और सेंटर ऑफ ग्रुप के दरमियान। ये भी आप लोग पॉइंट जहन में रखेंगे। और इसको आप यूँ याद रख सकते हैं कि चूँकि एक एलिमेंट के हिसाब से हमने कम्यूटेटिविटी चेक करनी है तो ज़्यादा एलिमेंट आ जाते हैं। जब हमने कम्यूटेटिविटी ऑल ओवर द ग्रुप देखनी होती है तो उस केस में पॉसिबल है कि कम एलिमेंट्स आ जाएं। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वालिटी होल्ड करेगी इन केस के हमारे पास जी बिलियन है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज है, ये आप लोग ज़रूर करें, इनके एलिमेंट्स कंप्यूट करें और उनके आर्डर्स देखें, ठीक है। ये कंप्यूटेशंस के हवाले से आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और इनके क्वेश्चन जो है इनके सोल्यूशन भी आसानी से अवेलेबल हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए आर्डर से रिलेटेड। और उसके बाद इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें, इनमें से आप लोगों को चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, U15 से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, Z30 से रिलेटेड हैं, तो इस एक्सरसाइज को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस का आप आंसर ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब ये पॉलिनॉमियल से रिलेटेड ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दो पॉलिनॉमियल्स हैं, ठीक है, तो आप उसके जो कोफिशिएंट है, लेट्स सपोज के Z10 से आ रहे हैं, आपको कहा जाए कि ओवरऑल जो है ना आप इनके सम का आर्डर फाइंड आउट करें, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि आप जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है ग्रुप का, आप इसका अलग से आर्डर जो है ना वो लेट्स सपोज कि एम है और इसका अलग से आर्डर जो है वो एन है, तो आप ये देखें कि सम का ओवरऑल क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें जीसीडी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ आप देखेंगे। अब इस केस में ये है कि आपके पास अगर पोलिनामियल आ रही है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस A1x A2x स्क्वायर, तो आपको अगर फॉर एग्जांपल A0 का आपको आर्डर का पता है, A1 का पता है, A2 का पता है, ओवरऑल पोलिनामियल का कहा जाए, तो आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करें इनके आर्डर्स का, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आएगा वही ओवरऑल आर्डर होगा हमारे पास पोलिनामियल का, ठीक है। यही बात है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप जहन में रख लेंगे। Okay, if A is an element of a group G and A mod is equal to 7, show that A is a cube of some element of G। इसके आंसर को आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चंस आप ज़रूर समझेंगे, ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें पॉइंट्स हैं। इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर करें, इनमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आप लोगों को कंप्यूटेशंस के हवाले से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, हाँ, ये पॉइंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप शो करें कि सेंटर ऑफ जी जो है वो इक्वल टू दिस वन होता है, ठीक है। आप हर एलिमेंट, अब इसके क्या मीनिंग है, अब एक ग्रुप है उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो A1 है, A0 है, A1 है, A2 है एंड सो ऑन, A k फॉर एग्जांपल जी के अंदर है। आप सेंटर ऑफ A0 फाइंड आउट करें
फिर आप सेंटर ऑफ A1 फाइंड आउट करें, सेंटर ऑफ A2 फाइंड आउट करें, फिर आप ओवरऑल इनका इंटरसेक्शन ले लें अगर, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपके पास जो आंसर आएगा वो वही ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रुप कहलाएगा। यानी ये सेंट्रलाइजर हैं पॉइंट वाइज, आप पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आएगा, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअली, जब इनके इंटरसेक्शन से ये आता है, यानी आपने पढ़ा हुआ ना कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी हो तो इसका मतलब है सी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड सी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट ये है कि आप किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइज़र फाइंड आउट करें और उसके इन्वर्स का सेंट्रलाइज़र फाइंड आउट करें तो वही इक्वल होते हैं, ठीक है। हाँ, ये कहते हैं कि ये भी सेंट्रलाइज़र से रिलेटेड रिजल्ट है। जैसे अगर आप ए का सेंट्रलाइज़र फाइंड आउट करें और ए की सम पावर के बाद उसका, यानी कि ए को के टाइम ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट आए उसका सेंट्रलाइज़र करेंगे तो इसका जो सेंट्रलाइज़र है वो कंटेन करेगा इसमें, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद टेबल हैं आपको नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाँ ये आप लोगों को इनके आई थिंक ये दो जनरेटर हैं 8 और 14 से कौन सा ग्रुप जनरेट होगा ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक आइडियल है जनरेटेड बाय ए एंड बी है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक ग्रुप है फॉर एग्जांपल वो जनरेटेड बाय ए एंड बी है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ए और बी, ए की सम पावर्स के साथ हैं, बी की सम पावर्स, और दूसरा ए और बी के प्रोडक्ट्स भी इसमें आ रहे हैं। तो इसको आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि इफ़ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन बाय सेंट्रलाइजर ऑफ एच वी मीन दैट सेट दिस प्रूव दैट दिस इज आल्सो सब ग्रुप। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब ग्रुप है कि आप सब ग्रुप का जब सेंट्रलाइजर फाइंड आउट करें, एच हमारे पास अगर आपके पास एक उसका सेंट्रलाइजर जब आप फाइंड आउट करें और एज आपके पास सब ग्रुप हो तो वो भी अगेन एक सब ग्रुप बनता है, ठीक है। ओके, मस्ट सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप बी अबिलियन। हाँ, ये देखें जब आप सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन ही इसी तरह कर रहे हैं कि वो कम्यूट करता है उस करस्पॉन्डिंग टू दैट एलिमेंट, तो वो आप वहाँ से आप ये डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको समझना ज़रूरी है एक्सरसाइज में। लेंथी क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये आप ज़रूर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको कोई एलिमेंट दिया जाए और कहा जाए कि इसका आर्डर बताएं, तो ये भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब ये इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि एक एलिमेंट है ग्रुप का और उसका आर्डर 6 है, तो एक्स स्क्वायर का आर्डर क्या होगा, एक्स क्यूब का आर्डर क्या होगा, एक्स 4 का क्या होगा। तो ये चीज़ आप एक्स आई का फॉर एग्जांपल क्या है, तो ये पीछे हमने रिजल्ट भी पढ़ा है कि अगर फॉर एग्जांपल एक्स का आर्डर एम है, ठीक है, तो एक्स के का आर्डर क्या होगा, ठीक है। तो एक्स के का सिंपली आर्डर जो है वो एम बाई एन होगा, एम बाई के होगा, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स रेज्ड पर 6 है, आपको कहा जाए कि एक्स स्क्वायर का फाइंड आउट करें आर्डर, तो वो 3 है। इसी तरीके से एक्स रेज्ड पर 4 का आर्डर क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे कि 6 ओवर, हाँ यहाँ पे ये मैं लिखना भूल गया हूँ कि ये GCD ऑफ 4 एंड 6, 4 और 6 का GCD 2 आता है, तो आप इससे आप देखें तो यहाँ पे 3 बनता है, तो इसका जो आर्डर है वो 3, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं x5 का, आप देखें x5 रेज टू पावर 6 ओवर GCD ऑफ 5 एंड 6, ये 1 आता है, तो इट मीन एक्स रेज पर 5 का जो आर्डर है वो 6 है। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप ज़रूर देखें, ठीक है। U15 के हवाले से कंप्यूटेशन आप देख लेंगे।
इन ग्रुप्स के आपको आर्डर का पता होना चाहिए, ठीक है। 5f3, 5f4, 5f12 में जितने एलिमेंट्स होंगे वो इनके आर्डर होंगे, तो आपको इन ग्रुप्स के आर्डर आने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ कि U20 का आर्डर क्या होगा, तो मैं वो तमाम एलिमेंट्स लिखूँगा जो 20 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, जिसमें 1 आ जाता है, 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, फिर 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 9 आपके पास आ जाएगा, 10 नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज GCD ऑफ 10 एंड 20 इज़ नॉट इक्वल टू 1। और 11 आ जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 आ जाएगा, ठीक है, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, फिर 17 आ जाएगा, 18 नहीं आएगा, बिकॉज 18 और 20 का GCD है वो 2 है, और उसके बाद 19 आ जाएगा। तो आप इससे कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो U20 का जो आर्डर है वो जितने इसके एलिमेंट्स आ गए हैं जो रिलेटिवली प्राइम थे 20 के साथ, उनकी तादाद जो है इसका आर्डर है। तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। हाँ, इसका रिलेशन आप देख लेंगे, ठीक है, कि अगर इसका अलग से रिलेशन, ये एलर 5 फंक्शन अगर किसी को आता है तो आसानी से बता सकता है, अदरवाइज आप इसका सोल्यूशन देख लेंगे। यहाँ से ही आप लोगों को ये रिलेशन आएगा कि U5 और U10, U7 और अगेन U35 के इसमें जो है क्या रिलेशन आ रहा है इनके आर्डर से, तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। ये अगेन वही बात आ गई कि U40, U10 और U40 का आर्डर कंप्यूट करें, ठीक है। और ये आप देख लेंगे, इसमें एक्सरसाइज में छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेंथी क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिज़ल्ट्स हैं जिनका कहा गया है कि ये जनरल रिज़ल्ट आपके पास आ रहे हैं, उसको आप माइंड में रखेंगे MCQs के हवाले से, क्योंकि हम इनके सॉल्यूशंस की जानिब नहीं जा रहे, तो जस्ट PPSC के हवाले से मैं आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ। हाँ, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल जनरल लीनियर ग्रुप है आर्डर 2x2 मैट्रिक्स, तो उसमें इस एलिमेंट का जो है सेंट्रलाइज़र क्या है, ठीक है, सेंट्रलाइज़र ऑफ दैट दिस एलिमेंट, सेंट्रलाइज़र ऑफ दिस एलिमेंट, ये आप लोग कंप्यूट कर लेंगे। सेंटर ऑफ G आपने ये इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो ये जो पिछला हमारे पास एक ये चैप्टर था, इस चैप्टर में बेसिक आर्डर से रिलेटेड सेंटर ऑफ एन एलिमेंट, सेंट्रलाइज़र ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप से रिलेटेड बातें थी। इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से कर लेंगे ताकि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। याद रखें कि मैंने किसी भी क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया, जस्ट पॉइंट आउट किया है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इजीली आप इनका सॉल्यूशन दे सकते हैं। जोसेफ गेलियन की बुक के क्वेश्चन को आप कॉपी करें, आपको गूगल से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो साइक्लिक ग्रुप के ऊपर होगा, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग साइक्लिक ग्रुप को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।